And now I would like to request Ashok sir to come forward and share few stories with us and motivate the young blood on the ground today. Ashok sir. Thank you very much. Thank you. First of all, good evening to everyone. हमारे लेजेंड ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, एशियाड गोल्ड मेडलिस्ट, 2 ब्रॉन्ज मेडलिस्ट ओलंपिक के ग्रेट सरदार हरविंदर सिंह साहब, प्रेसिडेंट हॉकी इंडिया मिस्टर दिलीप तिर्की साहब, श्री जफर इकबाल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, मुझे जिनके साथ खेलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं खेला 1975 वर्ल्ड कप, श्री एच चिमनी साहब, द्रोणाचार्य अवार्डी हमारे बंदर साहब, श्री अरमुगम जी, जिन्होंने आज ये मार्च ऑफ ग्लोरी जिस बुक को आज अनवेल किया है, जिसकी आज विमोचन किया है, वो हम हॉकी खिलाड़ियों को और उनके जीवन पर, उनके खेल पर इनकी एक अलग से कलम जो पेन से लिखते हैं खिलाड़ियों के लिए और ख़ास तौर से खेल के बारे में, वो बहुत ही अच्छा है और इनका एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इसमें। ये पैशन भी है इनका, जो बहुत कम लोगों में, खास तौर से हॉकी के अंदर तो हम लेके चलते हैं कि इन दिनों में, इस वक्त में और किताबें निकलनी चाहिए, क्योंकि हमारे इंडियन हॉकी अब थोड़ा सा एक लेवल पर आई है। रिसेंटली जो बैक टू बैक हमने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, जो जफर इकबाल साहब ने कहा कि आफ्टर 41 ईयर्स, तो कहते हैं ना किसी चीज की कीमत बढ़ जाती है। 41 साल के बाद जब हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता तो उसकी कीमत बढ़ी, हमारे खिलाड़ियों का रुतबा बढ़ा जो जीत कर आए थे, और उसके बाद नेक्स्ट एक बार बैक टू बैक हमने फिर जीत लिया। तो वही बात मैं रिकॉल करता हूँ अपने आप को, और 68 के ओलंपिक्स में हरविंदर साहब भी गए थे खेलने के लिए, 72 भी खेल कर आए हैं वो। तो हम जब टीमें बैक टू बैक आई थी तो एयरपोर्ट पर लेने के लिए कोई नहीं आता था, nobody, yeah, it was matter of shame for us, क्योंकि हमारे पहले वाले 66 एशियाड गोल्ड मेडलिस्ट, 84 ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, 60 सिल्वर मेडल ओलंपिक, उसके बाद तो लाइन थी हमारी 6 कंटिन्यू ओलंपिक मेडल्स की। तो उस लाइन में हम खड़े थे, they were bringing gold and we were bringing the bronze medal, so it was शर्म वाकई में आती थी कि हम लोग क्या खेल रहे हैं। बहरहाल उस वक्त की हॉकी का जिक्र करना ठीक नहीं है, दैट वाज डिफरेंट हॉकी, एंड व्हाट जिस ग्राउंड पे मैं खड़ा हूँ ये अलग ग्राउंड है, इसकी हॉकी अलग है, इसका हर चीज से सिस्टम अलग है। हमें खेलना है इस पर, और हमने इस चीज को भी लर्न कर लिया है, सीख लिया इस बात को हमारी भारतीय टीम ने, कि इस पर अब हम यूरोपियन से, ऑस्ट्रेलियन से, न्यूजीलैंडर से किस तरह हमने खेलना है। मेरे लाइफ का सबसे पहला टूर्नामेंट दिल्ली में जो मैंने खेला था, वो मैंने खेला था 1969 में, जब मैं कंबाइंड यूनिवर्सिटी से खेलने आया था। मेरा सिलेक्शन कंबाइंड यूनिवर्सिटी में हुआ था, इसी ग्राउंड पर मैं खेला था, और इसी ग्राउंड के बदौलत मुझे मोहन बगान ने सिलेक्ट किया, कलकत्ता क्लब जो प्रोफेशनल लीग हुआ करता था। मेरे सामने बीकॉम का एग्जामिनेशन था 1969 में। I had to appear in BCom final year examinations. Meanwhile, I got the invitation from Mohan Bagan Club. और मेरी लाइफ के जो हमेशा मैं कहता हूँ कि I was inspired by Mr. इनामुर रहमान, the ever great, ever, उनसे बड़ा प्लेयर कोई नहीं लेफ्टिन का इस भारत में निकला।
जितने बड़े वो प्लेयर थे जिनके साथ मैं खेला हूँ, खेला नहीं हूँ बल्कि मैंने उनको बिना देखे अपना आइडियल माना. That was the year 1964 when Captain Harbinder Saab won the gold medal. I was hearing the commentary in Jhansi, and the commentator who was taking the name of each player, and before naming the player he was using Olympian Harbinder Singh, Olympian Mahendra Lal, Olympian Shankar Lakshman, Olympian Falane, Olympian Falane. So that Olympian words से मेरे दिमाग में मेरे एक सेंसेशन सी आई, and I decided yes मुझे भी अपने नाम के आगे ओलंपिक और ओलंपियन शब्द लगवाना है. That was my commitment for hockey. No coaching, no facilities, कोई ऐसी चीजें नहीं थी जो आपको मोटिवेट करती. ऑफ कोर्स मोटिवेशन के लिए घर में दो हमारे महारथी बैठे हुए थे, मेजर ध्यानचंद, कैप्टन रूप सिंह. वी ऑल नो दैट कि व्हाट टाइप ऑफ हॉकी ही प्लेड और इस कंट्री के लिए उन्होंने क्या नहीं किया. विदाउट एनी इंटरेस्ट, टोटल डिवोटी, टोटल डेडिकेटेड. तो वो घर में बैठे हुए हैं, बट दे वर नॉट इंस्पायरिंग मी टू प्ले हॉकी, रादर दे वर स्टॉपिंग मी नॉट टू प्ले हॉकी. हॉकी वाजंट अगेन दैट टाइम कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे कुछ मिलता, कोई अर्निंग सोर्स नहीं था, कोई आपका उसमें ये नहीं था कि आप खेल रहे हैं तो आपको आपके बाद कुछ मिल जाएगा आपको. माय फादर मेजर ध्यानचंद, when he joined the army as a bacha platoon, as a sipahi, the lowest rank in army, and the time he played 3 Olympics, later on उनका जो रुतबा था वो मेजर के पद से, मेजर के पोस्ट से उनको रिटायरमेंट मिला. तो एक सैनिक से और मेजर तक जाना इंडियन हॉकी में और इंडियन कंट्री के अंदर मैं समझता हूँ बहुत बड़ा अचीवमेंट था. आई एम थैंकफुल टू द इंडियन आर्मी फॉर दैट रीजन कि आज तक वो मेजर ध्यानचंद को याद करते हैं. सबसे बड़ी बात मेरे लिए पंजाब रेजिमेंट सेंटर जिसमें वो थे, रामगढ़ में जी अभी भी है वो पंजाब रेजिमेंट, 14 पंजाब. उन्होंने वहां ध्यानचंद का स्टेचू बना के लगाया, जिसमें आप सोचिए हॉकी प्लेयर का स्टेचू आर्मी रेजिमेंट के अंदर लगना एक बहुत ही रिमार्केबल बात हम सभी इंडियंस के लिए है कि खिलाड़ी का वहां पर स्टेचू लगाया गया. वो बोलते नहीं ये तो हमारे सबसे बड़े आइडियल है. ये चीजें उनके साथ में हुई. तो वो ऐसे लोग मेरे घर में थे, तो मैंने भी चोरी छुपे हॉकी खेलना शुरू किया. हॉकी का तो एरा ये था, हम सब जानते हैं, हरविंदर साहब भी बैठे हैं, सभी को मालूम है, जफर इकबाल साहब बैठे हैं, कि किस तरह हम लोग हॉकी खेलते थे. जहाँ छोटी सी ग्राउंड मिल गई, सड़क मिल गई, जहाँ 4 खिलाड़ी मिल गए, खेलना शुरू कर दिया. घर के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं, सड़क के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो वो प्रैक्टिस हमारी, क्योंकि वो नेचुरल घास के ऊपर, नेचुरल ग्राउंड के ऊपर थी हमारी, तो कभी भी प्रैक्टिस कर लो. अभी इसकी प्रैक्टिस के लिए स्पेसिफिकली आपको तो एस्ट्रोटर्फ पर आना ही पड़ेगा. तो वो जो क्वांटिटी ऑफ प्लेयर्स थे वो हमारे कम होते चले गए. वो जो बीच का एरा था हमारा 1975 के बाद. 1975 में हम कैसे खेले हैं, ओलंपिक में खेलने गए हैं. पटियाला में कैंप लगता हमारा, घास की ग्राउंड को छील दिया जाता है, उसके ऊपर गोबर लेपा जाता है, गोबर पूरे ग्राउंड के ऊपर, और हमको कहा जाता है कि एस्ट्रोटर्फ इस तरह की करीब ग्राउंड होती है जो फास्ट होती है, एंड यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन इट. हॉकी स्टिक लकड़ी की और वुडन हॉकी स्टिक, बॉल लेदर, जो 5 मिनट के हिटों के बाद उस बॉल का वेट जो 5.5 औंस से बढ़कर 8.5 औंस 9 औंस हो जाता था. पानी सारा एब्जॉर्ब कर जाती थी बॉल. हिट मारना मुश्किल हो रहा था, और होता था, हिट नहीं लगती थी. शायद जफर इकबाल साहब को याद हो, 79 एसेंडा में आप गए थे से हिटे सुरजीत सिंह मारता था कईयों की, तो हिट नहीं लग रही, बॉल नहीं निकलती थी, प्रैक्टिस नहीं है. तो वो एरा था जब हम लोग उस फेज में थे. इंडियन हॉकी जो पहले टॉप मोस्ट हुआ करती थी वो डाउन होना शुरू हुई, और हमने डिफेंसिव खेलना शुरू किया. डिफेंसिव खेल कितना खेलेंगे,
वो डिफेंसिव हॉकी होते होते हमारी टीम एक वर्ल्ड कप हारी तो 4 साल चले गए, एक ओलंपिक हारी तो 4 साल चले गए, एक एशियाड हारी तो हम 4 साल पीछे चले गए। तो वो गैप बढ़ता चला गया, इंटरेस्ट कम होता चला गया, क्वांटिटी ऑफ प्लेयर्स कम होते चले गए। जब क्वांटिटी ऑफ प्लेयर्स कम हुए तो क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स भी डाउन होती चली गई। बड़े रेयर हमारे पास कुछ खिलाड़ी थे जिन्होंने संभाला इस खेल को, और मैं थैंकफुल टू द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जिन्होंने इंडियन हॉकी को बचा के रखा, जिन्होंने हॉकी को सपोर्ट किया, उसको मरने नहीं दी, खत्म नहीं होने दी, और भी सर्वाइव। उसके बाद हमारे हॉकी इंडिया और हमारे हॉकी के डिपार्टमेंट ने बड़े तरीके, अच्छे तरीके से इसको संभाला, आगे बढ़ाया, और आज हम उस पोजीशन में वर्ल्ड के अंदर कि इस आने वाली वर्ल्ड कप में जो ना 2026 में है, मैं दिलीप टेकी साहब से बात कर रहा था तो इसका अफसोस सभी को है कि आखिर ये 50 जुबली ईयर्स या गोल्डन जुबली ईयर्स जो हम वर्ल्ड कप का सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसको तो हमारी टीम के बीच में कई बार हमने जीत जाना चाहिए था। क्यों इसके अंदर कमी रह गई, क्या वजह है? हम ओलंपिक मैच खेल रहे हैं, एशियाड हमारे हाथ में है, अब सिर्फ एक वर्ल्ड कप है जिसको लेना है। ये बात अलग हो जाती है कि इसके अंदर वर्ल्ड की वही सिलेक्टेड टीमें आती हैं, एक स्पेसिफिक गेम अलग से होता है जो वर्ल्ड कप कहलाता है, जिसका प्रेशर अलग है। टूर्नामेंट वही है, ओलंपिक भी वही है, एशियाड भी वही है, वर्ल्ड कप भी वही टीमें खेलती है, वही कंट्री खेलती है। लेकिन जो मैटर है, वो जो असली बात है वही है कि हर टीम के ऊपर जो लोगो लगता है, ओलंपिक, वर्ल्ड कप, एशियाड, तो इसका इंपॉर्टेंस वो अपने आप हम लोग साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक तरीके से देखें तो वो हमारे यहाँ पर हमारे चाहे वो प्रेस हो, चाहे हॉकी इंडिया हो या हॉकी प्लेयर्स हो, वो कहीं ना कहीं हमको इफेक्ट करती है वो चीज। अरे कई टीम, हम टेस्ट मैच खेलते हैं, बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, छोटे टूर्नामेंट खेल रहे हैं, बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन जब ओलंपिक में पहुंच जाएंगे हम कहीं कुछ ना कुछ होना शुरू हो जाता है। तो वो चीज को, वो प्रेशर से हटना है। वर्ल्ड कप का जो लोगो है उसको ये लेके चले कि हाँ अब हमारा लेवल इंडिया का बन चुका है और हम इसको मेंटेन करते हुए अगला जो वर्ल्ड कप है इसके पोडियम पर हमारी टीम को खड़ा होना है। वी हैव टू कमिट आवरसेल्फ। लाइक आई टेल यू कि शायद हमारी टीम, शायद नहीं, 1971 में हम लोग ब्रॉन्ज मेडल जीते नहीं है, वो हम हारते हैं। सिल्वर मेडल 73 में हमारे हाथ से स्लिप हुआ है आफ्टर टेकिंग 2 गोल्स लीड। हॉलैंडियर्स वो इक्वलाइज करते हैं, मैच एक्स्ट्रा टाइम में जाता है, उसके अंदर भी हमको चांसेस होते हैं कि हम जीत जाए, वो एक्स्ट्रा टाइम भी खत्म होता है। देन देयर इज 15 मिनट सडन डेथ टाइम। वो सडन डेथ टाइम जो खेला जाता है उसके अंदर भारत को, इंडिया को पेनल्टी स्ट्रोक मिलता है, एंड दैट वाज द अनफॉर्चुनेट लम्हा था, टाइम था, वक्त था जब हम उस पेनल्टी स्ट्रोक को मिस करती है भारत की टीम और हमारा मैच ड्रॉ होता है। फिर टाई ब्रेकर में मैच जाता है। तो वो मैच जो खेला गया था 100 मिनट प्लस पेनल्टी स्ट्रोक का टाइम, जो दुनिया का सबसे बड़ा ड्यूरेशन का टूर्नामेंट रहा। एनीहाउ देन वो एक सेटबैक था हमारा 75 वर्ल्ड कप खेलने के लिए, जिसका कैंप चंडीगढ़ में लगता है। 50 रुपए दिए हमारा रोज का, जो ज्ञानी जैल सिंह साहब, उन्होंने, वो पंजाब के सीएम थे, उन्होंने कहा नहीं 25 रुपए नहीं है जो खाना इनका, नहीं 50 रुपए मैं दूंगा, पंजाब गवर्नमेंट देगी। और पंजाब गवर्नमेंट ने हमारे कैंप को वहां चंडीगढ़ में शिफ्ट किया। सो वी हैड ए वेरी नाइस कैंप इन चंडीगढ़, गुड ग्राउंड्स। और सबसे बड़ी बात जो थी कि उस ग्राउंड के चारों तरफ सुबह शाम जब हम प्रैक्टिस करते थे तो हमारे स्कूल, यूनिवर्सिटीज, पंजाब के लोग वो पूरे ग्राउंड में बैठकर उस प्रैक्टिस को देखते थे। क्या होता है इस प्रैक्टिस को देखने से कि हमारे अंदर एक तो अपने अंदर से खिलाड़ी के तौर पर हम लोग ये चाहते हैं कि हाँ कोई हमको देखे, कोई प्रेस करे, तारीफ करे, और ये भी कहे कि हाँ तुम खराब खेल रहे हो, हमको वो भी करे। तो ये चीजें वहां पर हुई, जिसका असर ये हुआ कि हर खिलाड़ी अपने आप में हर तरह से हॉकी को किस तरह जीतना है उसमें शामिल हो गया।
जिस टाइम में हम पहुंचते हैं कोलालमपुर, मैं एंटर करता हूँ होटल के कमरे में, तो सामने वार्डरूम में वर्ल्ड कप 73 का जो मिस हो गया था हमारे हाथ से, वो सामने रखा था। मैं उसके पास जाता हूँ, ये मेरी खुद की बात है, मैं उसके पास जाता हूँ सामने वार्डरूम के पास, मैं खड़ा होता हूँ और अपने मन में अपने कमिटमेंट करता हूँ कि जो हॉकी मैंने सीखी है, जो खेली है, इसकी प्रैक्टिस मैंने करी है, नाउ दिस इज द हाई टाइम कि वो चीज हॉकी मेरी उस ग्राउंड पे ऊपर निकलनी है, जो मैंने सीखा है। अब नाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड मैं समझता हूँ खिलाड़ी वही है जो अपने उस खेल को जो उसने सीखा है, जो लर्न किया है, उसको उस टाइम पर, जो खेल के टाइम होते हैं, किस वक्त क्या करना है, उसको जिसको ये चीज पता लग जाए, तो वो चीज टीम के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। और वो हमने खेलना शुरू किया, मैच खेले, 1 जीते, 2 जीते, तीसरा मैच हुआ अर्जेंटीना से एंड पता नहीं कैसे वो टीम हमारी अर्जेंटीना से हार गई, आंखों के सामने है वो टीम हार गई। उसके बाद हमारा मैच ऑस्ट्रेलिया से होता है, हम उसको ड्रॉ मैच करते हैं और हमारा पूल का जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट मैच था वो जर्मनी से था और जर्मनी एक स्ट्रॉन्ग टीम, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी। पहला मैच ड्रॉ हो जाता है, पानी गिर जाता है, सेकंड दूसरी बार होता है, उसको 3-1 से फिर उनको अपने तरीके से, अपनी स्ट्रेटेजी से, कोचिंग नाम की चीजें बहुत कम होती थी उस ग्राउंड के ऊपर, कोचिंग नाम की चीजें बहुत कम थी। हमारे खिलाड़ी जो थे उस इतने टूर्नामेंट साल भर इंडिया में खेलते थे, पूरे देश के अंदर अलग अलग टूर्नामेंट, और सबसे बड़ा नेशनल चैंपियनशिप जो खेलते थे, उसके बेस के ऊपर वो खिलाड़ी सिलेक्ट होते थे। तो आप समझ सकते हो कि जो खिलाड़ी इंडिया टीम में आते थे वो हर तरह से कंप्लीट प्लेयर हुआ करते थे। वो जो कंप्लीट प्लेयर हुआ करते थे, फिर उनका सिलेक्शन होता था। और जैसा मैंने आपसे कहा कि 69 में मैं पहली बार खेला, फिर मेरा सिलेक्शन हुआ बंगाल से, वहां से भी सिलेक्शन होता तो मेरा फिर इंडिया से खेलना शुरू हो जाता है। और उस लेगेसी को, उस चीज को, सबसे बड़ी बात कि मेडल्स घर में मैंने कभी ध्यानचंद साहब को नहीं दिखाए, चाहे वो मेडल 70 का सिल्वर मेडल हो, 71 का ब्रॉन्ज मेडल, 72 का सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल, 73 का, आई नेवर शोड गोल्ड मेडल टू, और कभी हिम्मत ही नहीं उनका कि मैं सिल्वर मेडल लेके आया हूं। तो मेरे दिल में था कि कब वो मौका आएगा कि जब मैं अपने पिता के सामने खड़ा होकर कहूं कि भाई ये गोल्ड मेडल है। तो आई वाज ट्राइंग एंड फॉर्चुनेटली 75 में ऐसा मौका आता है, इंडिया टीम जीतती है अंडर द कैप्टनसी ऑफ ग्रेट कप्तान अजीतपाल सिंह, और हमारी पूरी टीम उसके लिए बधाई की हकदार है और आज भी है। उसका 50 साल गोल्डन जुबली ईयर्स पूरा देश सब सेलिब्रेट कर रहा है, हमारे बच्चे उसको इंस्पायर हो रहे हैं। तो ये चीजें ऐसी हैं जो इंस्पायर करती है। और ये बच्चे जो बैठे हुए हैं, और खासतौर से अनमोल साहब ने अपना जो 1000 हॉकी लेग्स, तो ये चीजें हैं जो बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए है। कि ये कहानी है तो बहुत हम लोगों के पास में है कहने के लिए, बट वी प्लेड हॉकी, वी लर्न हॉकी थ्रू अदर्स। दूसरों को देखकर सीखी है हमने, दूसरों की अच्छी क्वालिटी को देखकर सीखी है, अपने खेल के अंदर उस हॉकी को शामिल किया है। सुबह तो शाम को प्रैक्टिस मैच में उसको शो कर देना, निकालना कि क्या चीज हमारे फायदेमंद है, जो टीम के लिए, जीत के लिए हो। तो जीतना कैसे है, हाउ टू विन, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन इसको हमको समझ के रखना चाहिए कि हाउ टू विन। हर कोई खेलता है, हर कोई हर चीज जानता है, लेकिन सही वक्त पर, सही मौके पर हॉकी के साथ अपने को एडजस्ट करना, खेलना, ये बस उस प्लेयर की क्वालिटी होती है। तभी डॉन ब्रैडमन बनते हैं, तभी ध्यानचंद बनते हैं, तभी ग्रेट पेले बनते हैं। तो इस तरह की चीजें हमको दिमाग में रखना है। अनमोल साहब, आपकी ये प्रयास, आपका ये डिस्प्ले बहुत इंस्पायर करा हम लोगों को, और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच कि आपने मौका दिया इस बात कहने का। और बच्चों को यही कहूंगा कि प्रैक्टिस करो, जब ग्राउंड पर आओ बातें कम, प्रैक्टिस जितना करोगे, जितना हार्डवर्क करोगे, तो आखिर में एक चीज आपको हासिल होगी। और वो आखिरी चीज क्या हासिल होती है, वो है कॉन्फिडेंस।
वो पहले नहीं मिलता। वो कॉन्फिडेंस आपको सबसे बाद में मिलता है। जिस दिन कॉन्फिडेंस मिल जाएगा आपको, बस उस दिन समझना कि आप टीम को जिताने के लायक हो जाओगे। ऑल द बेस्ट। Thank you so much, sir. And I would request you to present this moment to Gulu, sir. We welcome Gulu, sir. Thank you so much, sir, for your words.